कुलजीत सिंह उर्फ रंगा, जसबीर सिंह उर्फ बिल्ला, करतार सिंह, उजागर सिंह, मकबूल भट्ट, सतवंत सिंह, केहर सिंह, ये कुछ ऐसे मुजरिमों के नाम हैं जिन्हें तिहाड़ जेल में फांसी हुई। इनके अलावा अफजल गुरु और निर्भया के कातिलों को भी इसी जेल में फांसी दी गई। फांसियां और भी हुई हैं, लेकिन ये हाई प्रोफाइल केस रहे। आज हम इन्हें क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि नेटफ्लिक्स पर हाल ही में रिलीज हुई ब्लैक वारंट नाम की सीरीज में इनमें से कुछ लोगों की कहानियां फीचर हुई हैं। तो हमने सोचा क्यों न इन केसेस की असली कहानियां आप तक पहुंचाई जाए। पहले थोड़ा सीरीज के बारे में जान लेते हैं। ब्लैक वारंट कभी तिहाड़ के जेलर रहे सुनील गुप्ता की किताब पर आधारित सीरीज है। किताब का नाम है ब्लैक वारंट कन्फेशंस ऑफ अ तिहाड़ जेलर। इस सीरीज में जहान कपूर ने लीड रोल किया है और क्या कमाल ढंग से किया है, आप उनके फैन बन जाएंगे। उनके अलावा सीरीज में राहुल भट्ट, परमवीर सिंह चीमा, अनुराग ठाकुर और सिद्धांत गुप्ता जैसे एक्टर्स हैं। ये पिछले कुछ अरसे में आई बेहतरीन सीरीज में से एक है। सभी एक्टर्स ने कमाल काम किया है, चाहे लीड कास्ट हो या कैदियों का रोल करने वाले बाकी एक्टर्स, सबका काम टॉप क्लास है। क्रिएटर्स विक्रमादित्य मोटवानी और सत्यांशु सिंह ने दर्शकों को स्टोरी टेलिंग का एक रॉ लेकिन शानदार अनुभव उपलब्ध कराया है। शॉर्ट में कहा जाए तो ये एक मस्ट वॉच सीरीज है, पहली फुर्सत में देख डालिएगा। आगे मुद्दे की बात यह है कि इस सीरीज में कुछ ऐसी घटनाओं पर एपिसोड्स बने हैं जिन्होंने कभी भारत में भूचाल ला दिया था। कुछ ऐसे क्रिमिनल्स की कहानियां जिन्होंने उस वक्त देश में तहलका मचा दिया था और जिनको तिहाड़ में फांसी हुई। आज के एपिसोड में ऐसी ही 3 कहानियों की डिटेल्स जानेंगे। इनमें से पहला केस है रंगा बिल्ला का। ये वो केस है जिसकी क्रूरता ने पूरे देश को दहला दिया था। इसी केस ने दिल्ली पर पहला दाग लगाया और यह मिथ टूटा कि दिल्ली बच्चों और लड़कियों के लिए सेफ शहर है। रंगा और बिल्ला का क्राइम इतना घिनौना था कि न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरा मुल्क हिल गया था। रंगा का असली नाम था कुलजीत सिंह और बिल्ला का जसबीर सिंह। ये चोरी चकारी और किडनैपिंग जैसी वारदातें करने वाली जोड़ी थी जिसने आजाद भारत के एक भयानक हत्याकांड को अंजाम दिया। उस वाकये की तारीख थी 26 अगस्त 1978। दिल्ली के धौला कुआं इलाके में इंडियन नेवी के कैप्टन मदन मोहन चोपड़ा अपने परिवार के साथ रहते थे। परिवार में पत्नी के अलावा 2 बच्चे थे, 16 साल की बेटी गीता और 14 साल का बेटा संजय। शनिवार 26 अगस्त वाली शाम दोनों बच्चों को ऑल इंडिया रेडियो के एक प्रोग्राम युवा वाणी में हिस्सा लेना था। प्लान कुछ यूं बना कि बच्चे खुद वेन्यू पर पहुंच जाएंगे और वापसी में रात 9 बजे उनके पिता उन्हें पिक कर लेंगे। बच्चे शाम 6:15 बजे घर से निकले और कभी वापस लौटकर नहीं आए। गीता और संजय चोपड़ा का रास्ते में किडनैप कर लिया गया था। रंगा और बिल्ला उन दिनों दिल्ली में थे और किडनैपिंग करके पैसा कमाने की फिराक में थे। एक चोरी की फियाट में दिल्ली की सड़कों पर घूम रहे थे। जब बारिश में बच्चे किसी सवारी की तलाश में सड़क पर खड़े थे तो इन दोनों ने उन्हें लिफ्ट ऑफर की। बच्चे गाड़ी में बैठ गए। कुछ वक्त बाद जब गाड़ी गलत रास्ते पर बढ़ने लगी तो बच्चों ने ऐतराज जताया। दोनों ने उनके साथ मारपीट की। गाड़ी में हो रहा ये शोर शराबा सड़क पर कुछ लोगों ने नोटिस भी किया। एक साइकिल सवार ने गाड़ी रोकने के लिए अपनी साइकिल गाड़ी के आगे गिरा दी थी, लेकिन क्रिमिनल साइकिल को कुचलते हुए भाग गए। एक और जगह एक स्कूटर सवार ने देखा कि गाड़ी में बच्चे रंगा बिल्ला से हाथापाई कर रहे थे। उसने पीछा करने की कोशिश की लेकिन कामयाब नहीं हुआ। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी, लेकिन गाड़ी नंबर नोट करते वक्त ऑपरेटर से एक अक्षर की गलती हो गई। उसने HRK 8930 को MRK 8930 नोट किया। उधर जब 9 बजे कैप्टन मदन को अपने बच्चे रेडियो भवन में नहीं मिले तो उनकी तलाश शुरू हुई। पता चला कि बच्चे पहुंचे ही नहीं थे। रात 10:15 बजे के करीब रंगा बिल्ला विलिंगटन हॉस्पिटल पहुंचे क्योंकि बिल्ला के सर में कट लगा हुआ था। उन्होंने डॉक्टर्स को बताया कि उनके साथ लूटपाट की कोशिश हुई है और उसी में यह चोट लगी है। रंगा के सिर का एक्सरे किया गया। इसी दौरान एक्सरे मशीन पर रंगा की उंगली का निशान भी छपा जो बाद में उसके खिलाफ काम आया। उन्होंने डॉक्टर्स और अस्पताल में तैनात पुलिस कांस्टेबल को नकली नाम पते बताए और वहां से फरार हो गए। बच्चों की तलाश अब भी जारी थी। अब पुलिस भी उन्हें ढूंढ रही थी। अगला पूरा दिन बीत गया लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बच्चों की पहली खबर आई किडनैपिंग के 2 दिन बाद 28 अगस्त को। 28 अगस्त की शाम 6 बजे के आसपास धनीराम नाम का एक चरवाहा दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल रोहतास सिंह के पास पहुंचा और बताया कि दिल्ली रिच के इलाके में झाड़ियों में 2 बच्चों की लाशें पड़ी हैं। धनीराम वहां गाय चरा रहा था।
दिल्ली पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। फिर आइडेंटिफिकेशन के लिए बच्चों के पेरेंट्स को भी बुलाया गया और कंफर्म हुआ कि वो बच्चे गीता और संजय ही थे। बच्चों को बड़ी बेरहमी से मारा गया था। उनके जिस्म पर चाकू के अनगिनत वार थे। इस घृणित हत्याकांड ने सनसनी मचा दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई खुद इसकी जांच को मॉनिटर करते रहे। अगले कुछ दिन अखबारों में सिर्फ इसी केस की चर्चा रही। अस्पताल के स्टाफ की दी गई जानकारी के आधार पर रंगाबिल्ला के स्केच बनाए गए थे जो अखबारों में छापे गए। आखिरकार 2 हफ्ते बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई। दोनों दिल्ली से फरार होकर आगरा पहुंच गए थे। 8 सितंबर को वो वहां से भी भाग निकले और यमुना नदी के पास स्लो हुई कालका मेल में सवार हो गए। उनकी बदकिस्मती से जिस कोच में वो चढ़े वो आर्मी के लिए रिजर्व था। उनसे आईडी मांगी गई और इसी दौरान एक जवान ने उनको पहचान लिया। उन्हें नई दिल्ली स्टेशन पर पुलिस के हवाले किया गया, जहां से वो पहुंचे तिहाड़। उनकी गिरफ्तारी के बाद इस घटना की कई क्रूर डिटेल्स सामने आई। किडनैपिंग के बाद जब बच्चे विरोध करने लगे थे तब दोनों में से एक ने संजय के कंधे पर चाकू मारकर उसे घायल कर दिया। फिर बच्चों से पूछा गया कि उनके माता पिता कौन है। पिता के नेवी अफसर होने की बात सुनकर दोनों को लगा कि उनसे ज्यादा पैसा मिलेगा नहीं। रंगा ने सलाह दी कि बच्चों को छोड़ दिया जाए, लेकिन बिल्ला नहीं माना। फिर दोनों कार को रिज के सुनसान इलाके में ले गए। फिर वो संजय को कार से कुछ दूरी पर ले गए। वहां संजय पर किरपान से वार करके उसे मार डाला गया। फिर दोनों ने बारी बारी गीता के साथ बलात्कार किया। इसी दौरान गीता के हाथ किसी तरह किरपान लग गई और उसने बिल्ला के सिर पर वार किया। इसी चोट के चलते वो लोग अस्पताल पहुंचे थे। चोट से गुस्साए बिल्ला ने गीता को भी मार डाला और दोनों बच्चों की लाशें झाड़ियों में फेंक दी। घटना का वर्णन बेहद क्रूर है और हम इसकी ग्राफिक डिटेल्स में जाने से बच रहे हैं। बहरहाल रंगा बिल्ला गिरफ्तार हुए। उन्होंने पहले अपना गुनाह कबूला भी, लेकिन बाद में मुकर गए। लेकिन उनके खिलाफ कई सबूत थे। उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। आखिर तक वो दोनों खुद को बेगुनाह बताते रहे और कहते रहे कि जो भी किया दूसरे ने किया। रंगा ने बिल्ला को दोष दिया और बिल्ला ने रंगा को। खैर, फांसी माफी की दोनों की अपील को सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति ने ठुकरा दिया और 31 जनवरी 1982 को उन्हें फांसी दी गई। इस लिस्ट में दूसरा केस है करतार उजागर का, जो दिखाता है कि कैसे क्राइम करने की कीमत अमीरों के मुकाबले गरीबों को ज्यादा चुकानी पड़ती है। करतार सिंह और उजागर सिंह 2 भाई थे जिन्होंने महज 500 रुपए के लिए अपनी जिंदगी तबाह कर ली। गरीबी और अभाव की जिंदगी से जूझते हुए दोनों ने क्राइम की राह पकड़ी थी और फिर उन्हें मिला एक कॉन्ट्रैक्ट, किसी की जान लेने का कॉन्ट्रैक्ट। रकम तय हुई 500 रुपए। बदले में उन्हें एक महिला को मार डालना था। कॉन्ट्रैक्ट देने वाला शख्स कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। समाज में रुतबा रखने वाला एक डॉक्टर था जिसके बड़े बड़े लोगों से कनेक्शंस थे। डॉक्टर नरेंद्र सिंह जैन नाम का यह सफेद पोश क्रिमिनल उस वक्त के राष्ट्रपति वीवी गिरी का पर्सनल आई सर्जन था। डॉक्टर जैन का अपनी सेक्रेटरी चंद्रेश से अफेयर था, जिसकी भनक उसकी पत्नी विद्या को पड़ी तो चंद्रेश की नौकरी चली गई। फिर प्रेमी जोड़े ने विद्या को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। करतार और उजागर को हायर किया। 4 दिसंबर 1973 के दिन घटना को अंजाम दिया गया। डिफेंस कॉलोनी के अपने घर से जब जैन दंपत्ति कहीं जाने के लिए निकले तब दोनों ने विद्या पर हमला कर दिया। करतार ने विद्या को जमीन पर दबोचे रखा और उजागर ने चाकू के 14 वार किए। विद्या की तत्काल डेथ हो गई। पुलिस इन्वेस्टिगेशन में डॉक्टर जैन की कहानी में कई झोल पाए गए। एक तो विद्या पर हमले की कोई वजह सामने नहीं आई, ऊपर से डॉक्टर जैन से पूछा गया कि उन्होंने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की और हत्यारों ने उन्हें छोड़ क्यों दिया। जल्द ही करतार और उजागर पकड़े गए। पुलिस ने डॉक्टर जैन और चंद्रेश को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन फिर इंडियन जुडिशरी का वो कमाल दिखा जहां इंसाफ भी रसूख देखकर किया जाता है। ट्रायल कोर्ट ने सभी आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। हाई कोर्ट ने उसमें थोड़ा सा बदलाव किया। डॉक्टर जैन और चंद्रेश की उम्र कैद बरकरार रखी और करतार उजागर को फांसी की सजा सुना दी। बाद में करतार उजागर ने कई बार यह बात कही कि अगर उनके पास पैसे होते तो वो एक अच्छा वकील कर सकते थे और अपनी सजा फिर से उम्र कैद में तब्दील करवा सकते थे। जो क्राइम के ओरिजिनेटर थे उनकी जिंदगी तो बख्श दी गई, लेकिन जो एग्जीक्यूशनर थे उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। करतार और उजागर को 9 अक्टूबर 1983 को तिहाड़ में फांसी दी गई। 2 साल बाद 1985 में दिल्ली हाई कोर्ट ने डॉक्टर जैन और चंद्रेश को रिहा कर दिया, यह कहते हुए कि अपने गुनाह के हिसाब से उन्होंने काफी वक्त जेल में बिता लिया था।
यूं वो लोग सस्ते में छूट गए जिन्होंने इस घिनौने क्राइम की रूपरेखा रची थी और जिससे उन्हें सीधा फायदा हुआ था। खैर, लिस्ट का आखिरी केस है मकबूल भट्ट का। मकबूल भट्ट एक कश्मीरी अलगाववादी नेता था जिसने पाकिस्तान जाकर नेशनल लिबरेशन फ्रंट की स्थापना की थी। मकबूल भट्ट की निगरानी में जम्मू कश्मीर में कई हमले किए गए। 1938 में कश्मीर में पैदा हुए मकबूल भट्ट ने 20 साल की उम्र में ही पाकिस्तान कूच कर दिया था। वहां उसने NLF की स्थापना की। 1966 में वो पहली बार भारत लौटा। यहां आकर उसने अपने संगठन के लिए कुछ भर्तियां की। फिर सितंबर 1966 में एक घटना हुई। भट्ट के ग्रुप की पुलिस वालों से भिड़ंत हो गई। भट्ट और उसके साथियों ने एक CID पुलिस इंस्पेक्टर अमरचंद को बंधक बना लिया। जब अमरचंद ने भागने की कोशिश की तो उन्हें गोली मार दी गई। जवाबी कार्रवाई में जम्मू कश्मीर पुलिस ने तगड़ी घेराबंदी की। मकबूल भट्ट और उसका साथी मीर अहमद गिरफ्तार हो गए। सितंबर 1968 में श्रीनगर कोर्ट ने उन्हें फांसी की सजा सुनाई। मकबूल भट्ट को फांसी के इंतजार में जेल में रखा गया था, लेकिन यह सिलसिला ज्यादा दिन चल नहीं पाया। दिसंबर 1968 में मकबूल भट्ट, मीर अहमद और गुलाम यासीन नाम का एक और कैदी जेल से फरार हो गए, एक सुरंग खोदकर। आजाद होने के बाद मकबूल भट्ट ने अपनी गतिविधियां जारी रखी। 1971 में हुई गंगा नाम के इंडियन एयरलाइंस के प्लेन की हाईजैकिंग में उसका नाम आया। 1976 में वो दूसरी बार भारत में घुसा। इस बार उसने कुपवाड़ा में बैंक लूटने की कोशिश की। एक बैंक कर्मचारी मारा भी गया। मकबूल भट्ट को एक बार फिर से गिरफ्तार कर लिया गया। इस नए केस में भी उसे फांसी की सजा हुई। मकबूल भट्ट को दिल्ली की तिहाड़ जेल में भेज दिया गया। यहां उसने काफी अरसा बिताया। उसके साथियों ने उसे छुड़ाने की कई कोशिशें की। एक प्लेन हाईजैकिंग की नाकाम कोशिश हुई और दिल्ली में बम धमाका करने का एक प्लान भी फेल हुआ। फिर फरवरी 1984 में एक ऐसी घटना हुई जिसने मकबूल भट्ट का जैसे डेथ वारंट लिख दिया। बर्मिंघम में भारतीय डिप्लोमेट रविंद्र म्हात्रे को मकबूल भट्ट के साथियों ने किडनैप कर लिया। उन्होंने मांग रखी कि मकबूल भट्ट को छोड़ दिया जाए और साथ में 10 लाख पाउंड की फिरौती भी दी जाए। लेकिन इससे पहले कि केस नेगोशिएशंस तक पहुंचता, उन्होंने रविंद्र म्हात्रे को मार डाला। इस घटना के एक हफ्ते के अंदर अंदर भट्ट की क्षमा याचिका रिजेक्ट कर दी गई और 11 फरवरी 1984 को तिहाड़ में उसे फांसी दे दी गई। तो ये थे वो 3 मशहूर केस जो भारत के इतिहास का हिस्सा हैं और जिन्हें ब्लैक वारंट नाम की सीरीज में दिखाया गया है। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और देखते रहिएगा एम बोले तो।